नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर वासु के उस पत्र के अनुसार राजेंद्र अब यहाँ पर उससे उस जगह पर मिलने के लिए आ गया था। राजेंद्र अब वासु की तरफ देखते हुए बेहद नाराजगी से कहता है, वासु ये सब क्या बचपना है, तुम ऐसी हो जाओगी, ये बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा ही एक मजबूत और समझदार औरत के रूप में देखा था। लेकिन आज तुम जो भी हरकतें कर रही हो उसे देखकर तो मुझे तुम पर यकीन ही नहीं हो रहा। वासु कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन राजेंद्र ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया और अब वो फिर से कहता है, और एक बात, अगर मरने का इतना ही शौक है ना वासु तो जाकर मर जाओ, लेकिन मेरी जिंदगी में वापस आने की तो सोचना भी मत। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए ही राजेंद्र वहां से जाने के लिए मुड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2-3 कदम आगे बढ़ाए, अचानक से उनके सिर में अब एक तेज चक्कर आने लगा। अब उस चक्कर की वजह से उन्होंने अपने माथे को पकड़ लिया और वो कहते हैं, ये क्या हो रहा है। अब उनके कदम लड़खड़ाने लगे थे। राजेंद्र ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर पीछे मुड़कर वासु की तरफ देखा। वासु की आंखों में अब यहाँ पर उसकी आंखों में देखकर अब यहाँ पर राजेंद्र को संदेह साफ साफ होने लगा था। और अब वो कहते हैं, वासु तुमने कुछ किया है ना, जिससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब इस पर वासु कोई भी जवाब नहीं देती। राजेंद्र ने अब यहाँ पर कमरे में चारों तरफ देखा कि यहाँ पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे कुछ अजीब से पौधों पर पड़ी। उन पौधों को देखते ही तो राजेंद्र के चेहरे पर हैरानी और भी बढ़ गई थी। और अब वो कहता है, ये पौधे। अब वो कुछ कह पाते कि उससे पहले ही उनका सिर अब और भी ज़्यादा घूमने लगा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। राजेंद्र ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। अगले ही पल वो सीधा जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। राजेंद्र को इस तरह से बेहोश देखकर वासु कुछ पल तक उन्हें देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावुकता थी। वो धीरे धीरे राजेंद्र के पास जाने लगी और बेहद धीमी आवाज में बोली, आज हमारी मिलन की रात है राजेंद्र। वह उनके करीब पहुंचते हुए बोली, अरे इतने सालों के बाद आज मैं तुम्हें अपने पास पाकर खुद से दूर नहीं होने दूंगी। राजेंद्र, हम एक दूसरे से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। वासु जैसे ही अब राजेंद्र की ओर भी करीब जाने वाली थी कि तभी अचानक से उस कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। वासु चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती है कि इस समय कौन आया है। तो तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। लेकिन इस आवाज पर वासु ने कोई भी जवाब नहीं दिया। दरवाजे पर लगातार जोर से अब यहाँ पर चोट पड़ती रही और कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर दरवाजा टूटकर अंदर की तरफ गिर पड़ा। वासु ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा कि आखिर यहाँ पर कौन आया है। तो तभी वहाँ पर दरवाजे पर मीरा खड़ी थी और उसके साथ वहाँ पर उसका बेटा राजेश्वर भी था। मीरा की नज़र जैसे ही जमीन पर बेहोश पड़े राजेंद्र पर पड़ी, उसके चेहरे का तो रंग उड़ गया। वो तुरंत आगे बढ़ी, लेकिन राजेंद्र के पास जाने से पहले उसकी नज़र वासु पर पड़ी। मीरा अब सीधे वासु के पास गई और उसका हाथ पकड़ती है और उसे पीछे की तरफ मोड़ते हुए ही गुस्से में बोली, कैसी हो तुम? हाँ, इधर। उसके हाथ में अब उसको दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वासु अब दर्द में कर्राह उठी। तब मीरा ने उसकी तरफ फिर से देखते हुए कहा, किसी को पाने के लिए इतना गिर जाओगी कि ऐसी हरकत करोगी? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वासु ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ उसकी बात सुनने से पहले ही कहा, ध्यान रहे ये मेरे पति हैं। उसकी आवाज में इस बार एक अलग ही दृढ़ता थी।
जितनी जिम्मेदारी इनकी है मेरी रक्षा करने की, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी भी है इनकी रक्षा करने की। और अगर कोई मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए मीरा वासु का हाथ छोड़ देती है। इधर हाथ छूटते ही वासु अब अपना संतुलन खो बैठी और वो नीचे फर्श पर गिर गई। मीरा ने उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। अब वो जल्दी से राजेंद्र के पास गई और उसके पास जाकर कहती है, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी। और वो उनके कंधे को हिलाने लगती है और कहती है, राजेंद्र जी आंखें खोलिए। लेकिन राजेंद्र को तो कोई होश ही नहीं था। मीरा की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। उसने उनके चेहरे पर हाथ रखा और अब वो कहती है, राजेंद्र जी सुन रहे हैं ना आप? लेकिन वो अब भी कोई जवाब नहीं देते। मीरा घबरा कर अब वासु की तरफ देखती और क्या कहती है, क्या क्या किया है इस औरत ने? उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों ही थे। अब वो कमरे में इधर उधर देखने लगी कि आखिर पानी कहाँ है, ताकि पानी से वो राजेंद्र को होश मिला सके। जब वो आसपास देखती है तो वहां पर कहीं भी पानी नहीं था। मीरा ने कुछ पल के लिए सोचा कि अब वो क्या करे। फिर उसने बिना समय गवाए राजेंद्र को उठाने की कोशिश की, उसे सहारा देने की। कि तभी वहां पर राजेश्वर भी, जो कि तब से ये सब देख रहा था, वो आगे बढ़ा और कहता है, माँ मैं भी मदद करता हूँ। तब मीरा कहती है, नहीं बेटा, तुम बस मेरे साथ चलो। मीरा ने राजेंद्र को उठाया और उसका एक हाथ अपने कंधे पर रख लिया और दूसरे हाथ से उसने उसके कमर को सहारा दिया। राजेंद्र का पूरा भार उसके ऊपर आ गया था, लेकिन वो किसी तरह उन्हें संभालते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी तो पीछे वासु जमीन पर बैठी उन्हें जाते हुए ही देख रही थी। उसकी आंखें अभी भी सिर्फ राजेंद्र पर ही थी। वह उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन इस बार उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मीरा राजेंद्र को लेकर अब अपने घर की तरफ बढ़ती चली गई। काफी मुश्किल के बाद वो अब उसे अपने घर लेकर आई। उसने राजेंद्र को बिस्तर पर लेटाया और उसके सिर के नीचे तकिया भी रखा। फिर अब वो घबराई हुई आवाज में कहती है, मैं क्या करूं? क्या मैं वैद्य सिंह को लेकर आऊं? और वो उनके चेहरे को देखते हुए कहती है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन्हें अचानक से क्या हो गया। कुछ देर पहले तो ये बिल्कुल ठीक थे। इधर मीरा ने राजेंद्र का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर अब राजेंद्र को खोने का साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसकी नज़र अब यहाँ पर सोते हुए अपने बेटे के ऊपर भी पड़ी और उसे देखकर कहती है, अच्छा हुआ कि राजेश्वर सो रहा है, वरना अपने पिता को इस हालत में देखकर तो। मीरा की आवाज़ अब वहीं पर ही रुक गई और अब वो अपने आंसुओं को रोकते हुए राजेंद्र की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, इन्हें कुछ भी मत होने देना। मीरा यहाँ पर उसके पास यही सोच रही थी और क्योंकि रात ज्यादा हो रखी थी, वो जैसे ही वहां से उठी तभी अचानक से उसे अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस हुई। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो राजेंद्र ने अब उसका हाथ पकड़ रखा था। मीरा कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही राजेंद्र ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। मीरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसने राजेंद्र के चेहरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में जैसे कोई और ही भाव था, क्योंकि अब उसे होश थोड़ा थोड़ा आया हुआ था। उस रात के बाद दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं था। धीरे धीरे रात बीत गई। अगली सुबह जब मीरा की आंखें खुली तो उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ अब शर्म भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ देर तक अपने पास सो रहे राजेंद्र को देखती रही और फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अब वो चुपचाप उठी और नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब मीरा वापस कमरे में आई तो राजेंद्र भी उठ चुके थे। वो अब अपने आसपास देखकर कुछ पल तक सोचते रहे और फिर मीरा से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? कल रात आखिर क्या हुआ था? मुझे तो ठीक से कुछ याद ही नहीं। तब मीरा ने उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में चुना है। अब मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी जिससे आपको या हमारे परिवार को कोई भी परेशानी हो। राजेंद्र उसकी बात को सुन रहे थे, लेकिन कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था वासु ऐसा भी कुछ कर सकती है। वो औरत शायद पागल हो गई है। अब मीरा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आप चिंता मत कीजिए। ऐसी पागल औरतों से अपने पति को कैसे बचाना है, यह आपकी पत्नी को अच्छी तरह पता है।
उसकी बात सुनते ही राजेंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उठे और अब मीरा को अपनी बाहों में भरते हुए बोले, मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। वैसे कल रात, अब राजेंद्र ने इतना ही कहा था कि तभी मीरा ने तुरंत उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहती है, छोड़िए, जो हुआ अच्छा हुआ, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जाइए और नहा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। राजेंद्र ने कुछ पल उसे देखा और फिर धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन मीरा से ये बात छिपी नहीं थी कि उनके चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक गंभीर परेशानी भी थी। धीरे धीरे ऐसे ऐसे ही समय बीतता चला गया। कुछ दिन बाद जब मीरा को पता चला कि वो अब राजेंद्र के बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस इच्छा को उसने इतने दिनों से अपने मन में दबा कर रखा था, आखिर आज वो पूरी होने वाली थी। वो पूरे उत्साह के साथ राजेंद्र के पास गई। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने राजेंद्र को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, आपको पता है, हमारे घर में एक और सदस्य आने वाला है। राजेंद्र कुछ पल तक तो उसे देखते रहे। उसके चेहरे पर खुशी आई जरूर, लेकिन उस खुशी के पीछे एक अजीब सी परेशानी भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मीरा ने तुरंत उस बदलाव को महसूस कर लिया था और अब वो उसके पास बैठते हुए कहती है, जी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, सब ठीक है ना। तो अब यहाँ पर राजेंद्र ने कुछ भी नहीं कहा। तभी मीरा यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि आपको खुश होना चाहिए। इतने समय से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी और आगे भी तो सब कुछ अच्छा ही होगा, आप समझ रहे हैं ना। राजेंद्र अब मीरा की आंखों में देखता है, फिर बस वो हाँ में अपना ही सिर हिला देता है, लेकिन उसके चेहरे की चिंता अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक एक करके 9 महीने बीतने लगे। इन 9 महीनों में राजेंद्र ने मीरा को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वह उसकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। मीरा के खाने से लेकर उसके आराम तक हर चीज़ का पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन इसके बावजूद मीरा का शरीर में कमजोरी बनी रही। मीरा को लगता था कि शायद गर्भावस्था की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन इस कमजोरी की असली वजह केवल राजेंद्र को पता थी। वह हर बार मीरा को इस हालत में देखकर भीतर से घबरा जाते थे, लेकिन उसके सामने अपने चेहरे पर चिंता नहीं आने देते थे। वह बार बार खुद से यही कहते, बस यह समय किसी तरह सुरक्षित निकल जाए। और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मीरा को इतने महीनों से इंतजार था। सुबह से ही मीरा को बेचैनी महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे उसके पेट में उठने वाला दर्द तेज होने लगा। मीरा ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि वो समय आ गया है। उसने दर्द के बीच राजेंद्र को आवाज लगाई। राजेंद्र उसके हाथ पहुंचे और इधर राजेंद्र ने उसकी हालत देखी तो उसके चेहरे पर अब चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। अब यहाँ पर राजेंद्र जल्दी से अब मीरा के लिए कुछ औरतों को बुलाता है और यहाँ पर कुछ औरतें अब मीरा की मदद कर रही थी। कुछ घंटों की मुशक्कत के बाद अब आखिरकार वो पल आया जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बाहर खड़े राजेंद्र की धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक गई। कुछ देर बाद अब एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में एक छोटे से बच्चे को लेकर कमरे से बाहर आई। बच्चे को एक साफ कपड़े में लपेटा गया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो राजेंद्र के पास आई और बच्चे को उनकी गोद में देते हुए बोली, मुबारक हो बेटा, बेटा हुआ है। राजेंद्र ने जैसे उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वो अपने बच्चे के छोटे से चेहरे को देखते हुए कभी उसके माथे को चूमते तो कभी उसकी नन्ही उंगलियों को अपनी उंगलियों से छूते। फिर अचानक से उसे मीरा की याद आई। उन्होंने घबरा कर बूढ़ी औरत से पूछा, मीरा ठीक तो है ना। बूढ़ी औरत के चेहरे की मुस्कान ये सुनकर अचानक से ही गायब हो गई। वो कुछ पल चुप रही और फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा उसके पास ज्यादा समय नहीं है। राजेंद्र के चेहरे की खुशी पल भर में ही चिंता में बदल गई और अब वो कहता है, क्या मतलब है आपका। बूढ़ी औरत ने अब अपनी आंखें झुकाकर कहा, प्रसव के दौरान उसका बहुत सारा खून बह गया है। हमने उन्हें बचाने की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही समय बचा है। इसलिए आप अभी जाइए और उनसे मिल लीजिए।
राजेंद्र के हाथ से बच्चा लगभग छूटते छूटते बचा। अब उन्होंने बच्चे को सावधानी से उस बूढ़ी औरत को सौंप दिया और तुरंत कमरे की तरफ भागे। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसकी नजर नीचे पड़ी मीरा पर गई। मीरा बेहद कमजोर ही हालत में पड़ी थी। उसका चेहरा बिस्तर बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। राजेंद्र उसके पास जाकर बैठ गए और अब उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए भारी आवाज में बोले, मैंने मना किया था ना तुम्हें। उनकी आवाज अब कांप रही थी। अब वो कहते हैं, मैंने कहा था ना, अपनी जान की इतनी परवाह मत छोड़ना। तुमने इतना कमजोर होने की जरूरत नहीं थी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी मीरा। राजेंद्र की आवाज़ सुनते ही मीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी। उसने बहुत मुश्किल से राजेंद्र की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये मेरा सौभाग्य है। राजेंद्र ने उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। मीरा ऐसी बातें मत करो। मैं वैद्य को बुलाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब अब मीरा ने धीरे से अपना सिर उठाया। नहीं राजेंद्र जी, अब मुझे पता है कि मेरा समय आ गया है और मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है। उसकी आंखें अपने नवजात बच्चे को देखने के लिए जैसे दरवाजे की तरफ उठी। मैंने आपको आपका अंश दे दिया है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। राजेंद्र की आंखों से अब आंसू बहने लगे। इधर मीरा ने बहुत ही मुश्किल से कहा, मैंने इसका नाम सिकंदर सोचा है। राजेंद्र कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उन्होंने अपनी आंसुओं के बीच हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, बहुत ही अच्छा नाम है। उन्होंने झुककर मीरा के माथे को झूमा। बहुत अच्छा नाम है मीरा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया, उसे महसूस हुआ कि मीरा का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। वो अब मीरा चिल्लाता है, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। राजेंद्र ने उसके चेहरे को देखा। मीरा आंखें खोलो। लेकिन अब उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। राजेंद्र अब उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इधर मीरा के जाने के बाद राजेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अब अपने दोनों बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने में लगा दी थी। राजेश्वर अब सिर्फ उसका बेटा नहीं था, बल्कि सिकंदर के लिए अब पिता जैसा भी बन गया था। दोनों भाई एक दूसरे के साथ खड़े होते गए। राजेंद्र ने अपनी पहचान छिपाकर अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। समय बीतता गया। एक दिन राजेंद्र की मुलाकात फिर से वासु से हो गई। वासु ने उसे देखते ही पुराने रिश्तों की दुहाई देना शुरू कर दिया। राजेंद्र, अब तो मीरा भी और अब वो कहती है, राजेंद्र, अब तो मीरा भी इस दुनिया में नहीं रही। तुम मुझे अपनी जिंदगी में वही जगह वापस क्यों नहीं दे देते जो कभी मेरी हुआ करती थी। अब राजेंद्र कुछ पल तो उसे देखते रहते हैं। तब अब वासु ने कहा, मैं आज भी तुम्हें चाहती हूँ। मुझे पता है तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ बाकी है। तभी पास खड़े सिकंदर ने उसकी बात सुनी और अब उसने आगे बढ़कर वासु के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वासु एक पल के लिए तो स्तंभ रह गई। इधर अब यहाँ पर उसने गुस्से में कहा, तुम एक पागल औरत हो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, पागल खाने में है। और फिर उसने कठोर आवाज में कहा, चली जाओ यहाँ से। और ये कहते हुए ही राजेंद्र वहां से चला गया। वासु कुछ पल तक उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी कठोरता उतर आई थी। उसने अब अपने आप से कहा, पागल कहा है ना तुमने मुझे। अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान आई और अब कहती है, अब तुम देखोगे मेरा पागलपन क्या है। इधर वासु अब तक पूरा खत पड़ चुकी थी। उसने धीरे धीरे खत को अब अपने हाथों से नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर एक परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो अब अपने मन में ही सोचने लगी, जब से मैं राजेंद्र से अलग हुई थी तब से मैं कभी भी उससे नहीं मिलने के लिए गई हूँ। मैं एक बार भी उससे नहीं मिली क्योंकि मैंने अपनी सिचुएशन के साथ, अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। फिर इस खत में बार बार मेरे नाम का जिक्र क्यों है। ये सब हुआ क्या था। और उसने अब अपनी आंखें बंद कर ली। और राजेंद्र ने मुझे पागल क्यों कहा। मैंने ऐसा क्या किया था। आखिर उस खत में लिखी ये सारी बातें क्या हैं। अब ये सोचकर उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन में प्रार्थना की, हे माँ आशापुरा, मेरी मदद कीजिए। मेरी आंखों के सामने जो यह भरम है उसे दूर कीजिए। मुझे सच्चाई दिखाइए। आखिर ये सब क्या है। कुछ पल तक वो वहीं खड़ी रही। फिर अचानक उसकी नज़र सामने लगे बड़े से आईने पर पड़ी।
वासु धीरे धीरे आईने के पास गई। वो अब अपने ही चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरा, फिर अपनी आंखों को गौर से देखा। लेकिन कुछ पल के बाद उसकी भौहें सिकुड़ गई। तब उसे अब अचानक महसूस हुआ कि जैसे आईने में वो दिखाई दे रहा है उसका चेहरा उसका अपना होकर भी पूरी तरह से अब उसी का। अपने चेहरे को इस आईने में देखने के बाद तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। कुछ देर बाद अब उसने अपने शरीर पर पहने हुए सारे सोने के गहनों को अब एक एक करके उतारना शुरू कर दिया। हार, कंगन, झुमके और बाकी सारे आभूषण अब उसने मेज पर रख दिए थे। शायद यह पहली बार था जब वासु ने खुद को इस तरह पूरी तरह सादा किया था। उसने अलमारी खोली और उसमें से अब एक काली साड़ी निकाली। उसने अब वो साड़ी पहन ली। आईने के सामने खड़ी होकर अब उसने खुद को एक बार फिर देखा। आज उसके चेहरे पर ना कोई श्रृंगार था, ना आभूषण थे और ना ही पहले वाली रानी जैसी चमक थी। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वासु ने अब अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर जाने ही वाली थी कि तभी सामने महाराज रणविजय आकर खड़े हो गए। रणविजय ने वासु को इस तरह से ऊपर से नीचे तक देखा और अब हैरानी से पूछा, ये सब क्या है और आपने आज कोई श्रृंगार क्यों नहीं किया? अब वासु ने शांत आवाज में कहा, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। रणविजय उसकी बात समझ नहीं पाए तो अब वासु ने आगे कहा, वैसे महाराज, जो इल्जाम आपने मेरे ऊपर लगाए थे, क्या उनका कोई सबूत भी था आपके पास? इधर रणविजय भी ये सुनकर कुछ पल तक उसे देखते रहे। तब अब वासु ने कहा, या फिर आपको बस शक था, और वैसे भी आपके लिए तो मैं भी गलत हूं ना, जैसे वो चरवाहा था। उसकी आवाज़ में अब दर्द के साथ साथ एक चुनौती भी थी। तो और अब वो कहते हैं, और अगर आपकी नज़र में मैं भी कसूरवार हूँ तो फिर सज़ा सिर्फ राजेंद्र को ही क्यों? मुझे भी फांसी दीजिए या फिर हमारे भी सिर को धड़ से अलग कर दीजिए। और ये कहते हुए वासु अब अपनी गर्दन को आगे करती और कहती है, या फिर आप हमें भी दीवार में चुनवा दीजिए। आखिर आपने जिस अपराध की सज़ा राजेंद्र को दी है, अगर उसी अपराध में मैं भी दोषी हूँ तो मेरे साथ अलग व्यवहार क्यों? ये सुनकर रणविजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अब उसने कहा, मन तो हमारा कर ही रहा है कि आपको उसी दीवार में चुनवा दें। आपने हमें धोखा दिया है। कुछ पल रुक कर अब उन्होंने तीखी नजरों से वासु को देखते हुए कहा, और एक बात, विजय और अवंतिका हमारे ही बच्चे हैं या फिर? अब वो यहाँ पर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि वासु ने तुरंत उनकी बात काट दी। अब वो कहती है, जब हम आपके साथ यहाँ पर आए थे उसके बाद तो हम इस महल से बाहर तक नहीं निकले, फिर भी आप हमारे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। रणविजय ने उसकी बात सुनी और अचानक दोनों हाथों से जोर जोर से ताली बजाई। तालियों की आवाज़ यहाँ पर पूरे गलियारे में गूंज उठी। कुछ ही क्षणों में वहाँ पर बड़ी संख्या में सैनिक आ गए। रणविजय ने सैनिकों की तरफ देखते हुए आदेश दिया, इन्हें पीछे वाले बगीचे में ले जाओ और दीवार में चुनवा दिया जाए। अब सैनिक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रणविजय ने अब कठोर आवाज में कहा, यह आपके महाराज का हुक्म है और याद रखिए, हम सजा देते वक्त किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, चाहे सामने कोई आम इंसान हो या रानी। अपराध की सजा सबके लिए एक जैसी होती है। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन वासु ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, मुझे ये सजा मंजूर है। रणविजय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अब वासु ने कहा, हाँ मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने आपके साथ गलत नहीं किया। उसकी आवाज़ अब अचानक भारी हो गई और अब वो कहती है, मैंने राजेंद्र के साथ गलत किया है। ये सुनते ही रणविजय का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अब वासु के गाल पर अब सबके सामने एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। वासु का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। इधर रणविजय ने गुस्से में उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाया और कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पर। वासु ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब रणविजय की नज़र तभी पास रखी मेज पर गई। उन्होंने वहां रखी एक कैंची उठाई और वासु के पास जाकर उसकी बालों को पकड़ लिया। वासु ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। रणविजय ने कैंची से उसके बाल काट दिए। कटे हुए बाल अब जमीन पर गिरते चले गए। रणविजय ने कैंची मेज पर फेंकी और सैनिकों की तरफ देखते हुए कहा, इसे ले जाओ यहाँ से।
अब सैनिक आगे बढ़े और इधर वासु अब धीरे धीरे उठती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो जाते जाते भी रणविजय की तरफ मुड़ी और बेहद शांत आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगता है? अब वो कुछ बोल रुकी और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुमने मेरे बाल काट दिए, मेरी इज्जत छीन ली और मुझे सजा दे दी, तो अब सब खत्म हो गया। वासु ने रणविजय की तरफ अब देखते हुए कहा, नहीं महाराज, असली सजा तो अब शुरू होगी। वासु भी यहाँ पर उनसे फिर से कहती है, तुम्हें मेरे जिस्म से प्यार था या फिर मेरे इस चेहरे से? वासु ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। उसे तो मेरी रूह से प्यार था और आज मुझे उसका सबूत मिल गया है। उसकी आंखों में वासु नहीं थे और अब वो कहती है, अगर आज मैं मर भी जाती हूँ ना तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आज मुझे सब सच का पता चल गया है। ये सुनते ही तो भी यहाँ पर रणविजय ने अपने हाथों की मुठ्ठियां भी चली थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सामने खड़े सैनिकों की तरफ देखा। इधर सैनिक भी वासु की बातें सुनकर कुछ पल के लिए असहज हो गए थे, लेकिन महाराज का आदेश उनके लिए सबसे ऊपर था। सैनिकों ने वासु को संभाला और उसे पीछे वाले बगीचे की तरफ लेकर जाने लगे। वहाँ पहले से ही सारी तैयारियां चल रही थी। बगीचे के इस हिस्से में दीवार बनाने के लिए ईंटें, गारा और बाकी सामान रखा हुआ था। वासु वहां पहुंची तो उसने चारों तरफ देखा। बिना किसी विरोध के वह उस जगह जाकर खड़ी हो गई जहां दीवार में उसे चुनवाया जाना था। उसकी आंखें बार बार सामने पड़ी राजेंद्र के मृतदेह की तरफ जा रही थी, क्योंकि अब तक तो ये राजेंद्र का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे अब उसे किसी चीज का डर नहीं था। मजदूरों ने अपना काम शुरू किया। एक एक करके उसके पैरों के पास से ईंटें रखी जाने लगी। वासु बिल्कुल शांत खड़ी रही। ईंटें धीरे धीरे ऊपर उठती गई। उसकी नजरें लगातार राजेंद्र पर ही टिकी थी। वह उसे आखिरी बार देख रही थी। इधर कुछ ही देर में ईंटों की कतार उसकी कमर तक पहुंच गई। वहां मौजूद कई सैनिक और मजदूरों की आंखें भी अब नम हो गई थी, क्योंकि रानी ने यहाँ पर अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराज के आदेश के खिलाफ जाकर उसे बचा सकें। उधर महल के दूसरे हिस्से में छोटी सी अवंतिका खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक उसकी नजर वहां खड़े सिकंदर पर पड़ी। वह उसके पास गई और मासूमियत से पूछने लगी, आपने हमारी माँ को देखा? तो सिकंदर ने अवंतिका की तरफ देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। अब अवंतिका कुछ सोच पाती, फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तो फिर चलो हमारे साथ। हमारी माँ ज्यादातर वक्त वहाँ पर अपने उस गुप्त कक्ष में रहती है, शायद वो आज भी वही होगी। तब सिकंदर ने पूछा, लेकिन क्या हमें वहां जाना चाहिए? अवंतिका ने अब उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया और बोली, चलो ना। दोनों बच्चे दौड़ते हुए महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां अवंतिका की माँ का गुप्त कक्ष था। अवंतिका ने दरवाजा खोला और सिकंदर का हाथ पकड़े हुए ही दोनों अंदर चले गए। कमरे के अंदर जाते ही दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। उनकी कल्पना दोनों में से किसी ने भी नहीं की थी। इधर अब वर्तमान समय। अब स्वाति की आंखें ये पूरी कहानी सुनते सुनते बड़ी हो चुकी थी और उसके मुंह से अचानक निकल गया, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या महाराज अपनी रानी से प्यार नहीं करते थे? उस शख्स ने भी यहाँ पर शांत आवाज में जवाब दिया, एक राजा अपने व्यक्तिगत फैसलों से ऊपर अपनी प्रजा को रखता है। जब उन्होंने राजेंद्र के लिए फांसी की सजा तय की थी तो उन्हें अपनी पत्नी के लिए भी सजा तय करनी थी। स्वाति कुछ पल चुप रही, फिर उस शख्स ने कहा, क्योंकि उस अपराध में सिर्फ राजेंद्र ही नहीं बल्कि रानी भी शामिल थे। महाराज की नज़र में दोनों ही दोषी थे। अब यहाँ पर स्वाति ये सुनकर धीरे से कहती है, हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन सब में राजेंद्र की क्या गलती थी? वो अब कुछ पल रुकी और फिर उसकी आंखों ने कई सवाल उभर आए। और एक बात, मेरा मतलब रानी अवंतिका और बूढ़े किंग के साथ उस कमरे में हुआ क्या था? अब वह और भी ज़्यादा बेचैन हो गई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाराज को कभी सच का पता चला? अब यहाँ पर और फिर से कहती है, और सबसे बड़ी बात, आप कौन हैं? आपको ये सब कुछ कैसे पता?
स्वाति की इन बातों को सुनने के बाद अब वो शख्स कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको यहीं मिलूंगा। लेकिन हाँ, इस वक्त आपको कहीं और होना चाहिए। उस शख्स की बात सुनकर स्वाति हैरानी से पूछती है, मुझे कहाँ पर होना चाहिए? उस शख्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो कुछ पल तक स्वाति को देखता रहा और फिर शांत आवाज में बोला, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम वापस जरूर आओगी। स्वाति ने उसकी सवालिया नजरों से देखा और अब वो आगे बोला, और जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हें और भी बहुत से सच बताऊंगा। अभी तुम्हें जितना सच पता चला है वो पूरी कहानी नहीं है, तुम्हारे लिए बाकी सच जानना भी बहुत जरूरी है। अब स्वाति कुछ कहने ही वाली थी कि उस शख्स ने कमरे में रखी एक पुरानी दराज खोली। उस दराज के अंदर एक कागज से निकाला। कुछ पल तक वो उस कागज को अपने हाथ में देखता रहा और फिर स्वाति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। स्वाति ने हैरानी से वो कागज़ अपने हाथ में ले लिया और पूछती है, इसमें क्या है? उस शख्स ने बस इतना कहा, जब वक्त आएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा, अभी बस इसे संभाल कर रखना। और फिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए ही कहता है, अब जाओ जल्दी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। स्वाति ने एक बार फिर उस शख्स को देखा। उसके मन में अभी भी अनगिनत सवाल थे। उसे अभी भी अपने सभी सवालों के जवाब नहीं मिले थे। वह यह जानना चाहती थी कि आखिर ये शख्स कौन था और राजेंद्र और वासु की कहानी के बारे में इतना सब कुछ इसे कैसे पता था। महाराज को असली सच कब पता चला था? अवंतिक और सिकंदर के साथ उस गुप्त कक्ष में आखिर क्या हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, उसने स्वाति को भी वहाँ क्यों बुलाया था? लेकिन इस वक्त उसके पास रुकने का समय नहीं था। स्वाति वो कागज अब अपने पास रखती और तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। वो महल से बाहर आई और बिना पीछे देखे तेज कदमों से आगे बढ़ गई। उसके दिमाग में अब भी उस शख्स की बातें घूम रही थी कि मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा, तुम्हें और भी सच जानना जरूरी है। स्वाति तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ मारवा हाउस में माहौल काफी शांत था। हंसराज मारवा रोहित के कमरे के सामने खड़े थे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही सेकंड बाद अंदर से दरवाजा खुला तो सामने अनिका खड़ी थी। हंसराज ने उसे देखते ही अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, ये फाइल है, इसे रोहित को दे देना। अनिका ने फाइल अपने हाथ में लेते हुए पूछा, लेकिन इसमें क्या है? तब हंसराज कहते हैं, ये रोहित के लिए जरूरी है, वह खुद इसे देख लेगा। फिर हंसराज कुछ पल रुक कर कहते हैं, और एक बात, उसे आज ही लंदन के लिए निकलना होगा। अनिका ये सुनकर हैरान रह गई और कहती है, क्यों? आज ही क्यों? हंसराज ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ आज ही, जितनी जल्दी हो सके उसे लंदन पहुंचना है। अनिका ने फाइल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे आज ही लंदन जाना पड़ेगा। इधर हंसराज अब उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, कुछ बातें कभी तुम्हें बताना सही नहीं, अभी तुम्हें बताना सही नहीं होगा, बस इतना समझ लो कि रोहित का वहाँ होना बहुत ही जरूरी है। अनिका कुछ और पूछने ही वाली थी कि तभी हंसराज ने कहा, उसे ये फाइल दे देना और कहना कि वह इसे पढ़ने के बाद मुझसे बात करे। ये कहते हुए हंसराज वहाँ से जाने के लिए मुड़ गए। इधर अनिका भी दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल अब पहले से भी ज़्यादा अब उसे रहस्यमय लग रही थी। और अब वो सोचती है, आखिर इस फाइल में ऐसा क्या हो रोहित को अचानक आज ही लंदन क्यों जाना है? क्योंकि वो भी ये जानती थी कि ये रोहित नहीं बल्कि राहुल है।